J Limited's financial year ended on 30th September 2022. The following balances were available on this date. ये हमने ट्रायल बैलेंस की कुछ वैल्यूज दी हैं जिसमें इनकम एक्सपेंसेस एंड शेयर कैपिटल है हमारे पास. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स हमें करनी है एंड द रिक्वायरमेंट इज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर हमने कैलकुलेट करना मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी. यूज द स्पेस प्रोवाइडेड टू शो योर वर्किंग्स. हमें कुछ वर्किंग के लिए नीचे स्पेस भी दी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. Okay, now look at these points first. The following additional information is available. Inventory at 30th September. Year was ending on 30th September 2022. It means this is closing inventory 57,000. So we can use it to calculate cost of sales. Formula है हमारे पास cost of sales का opening inventory plus purchases minus closing inventory. We can get the value of cost of sales. Opening inventory is given in the trial balance. इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर 54,000 ये हमें दी हुई है. परचेजेस की वैल्यू हमें दी हुई है 460,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताती है. तो वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम हियर व्हिच इज 54 प्लस 460 minus closing inventory which is 57,000. Cost will be 457,000. Then next point is the balance of the account of a credit customer 3,000 should be written off as irrecoverable and charged to administrative expenses. हमारे कुछ बैड डेट्स हो गए 3,000 को जिसको हमने राइट ऑफ करना है. अभी राइट ऑफ किया नहीं है तो इट विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट और उसमें हमें बता दिया हुआ कि इट शुड बी चार्ज इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. तो 3,000 हम रिसीवेबल्स में से भी लेस करेंगे. टोटल रिसीवेबल्स में से लेस करेंगे 3,000 और 3,000 का हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 28,000 आर गिवन. 3,000 इसमें हम और ऐड कर देंगे. The next point, directors have agreed to create an allowance for irrecoverable debts. हम provision बना रहे हैं for the first time. To create, decided to create means कि we are making provision for the first time. So simply whenever you create provision, it is always your expense. So it is 5% of the trade receivables और receivables होने चाहिए after bad debts. ठीक है, तो receivables after bad debts are 80,000 into 5% which is 4,000. This is also your expense and it should also be charged to administrative expenses. तो इसको भी हम 4,000 को हम और ऐड कर देंगे एडमिन की कॉस्ट के अंदर. Then next point, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज आउटस्टैंडिंग. डिबेंचर की वैल्यूज हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं. 100,000 का हमारे डिबेंचर्स हैं जिस पे इंटरेस्ट है 8%. तो 8% ऑफ 100,000 इज 8,000. हाफ जो है सेकेंड हाफ हमने पे नहीं किया. 4,000 मीन्स हमने पे करना है. यू कैन ऑल्सो सी इन द फाइनेंस कॉस्ट 4,000 इज पेड एंड द रिमेनिंग 4,000 इज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग. टोटल इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस हमारा 8,000 आ जाएगा. एंड इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो तो 4,000 आपका करंट लायबिलिटी में वहाँ पे आप ऐड कर दोगे. Then non-current assets should be depreciated at 20% using per annum using straight line method. Straight line method में we charge depreciation on the cost of the asset. तो सिंपली कॉस्ट का हमने 20% लेना है और उसको फिर हमने स्प्लिट करना है एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 60% एंड 40%. तो पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. कॉस्ट इज 1,300,000 इंटू 20%. which is 260,000. Total depreciation charge is 260,000 for the current year. इसको अब हमने split करना है between admin and distribution. तो 60% of 260,000 which is 1,56,000 and 40% of 260,000 which is 1,04,000. 156 हम ऐड कर देंगे एडमिन की कॉस्ट के अंदर. ऐड 156,000
और 1,04,000 हम डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर देंगे, 1,04,000। इसके अलावा हमारी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम अपने एक्सपेंसेस का पहले टोटल कर लेते हैं। ये वर्किंग के लिए आपको स्पेस नीचे दी हुई थी, एडमिन के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, तो आपने वहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है। टोटल एडमिन एक्सपेंसेस नाउ 28,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 156,000, it is 191,000. So when you will make income statement, your total expense will be 191,000 for admin, and 57 plus 104,000 for distribution, it is 161,000. इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। रेवेन्यू इज गिवन 869, सबसे पहली वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में फॉर कंपनी से हमारे पास रेवेन्यू की आ जाएगी 869,000। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 457,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4,12,000। तो उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, विच इज़ एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडमिन इज़ 191, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 161। तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या PBIT भी इसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये आ गया 60,000। 4,12,000 में से इन दोनों वैल्यूज़ को लेस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 60,000। देन फाइनेंस कॉस्ट 8,000 हमने कैलकुलेट की थी। 8,000 हम फाइनेंस कॉस्ट का लेस करेंगे यहाँ से 8,000, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास वर्किंग से आ गया था 8,000, और फाइनेंस चार्जेस में भी आप देख सकते हैं रिमेनिंग हाफ वाज 4,000, तो टोटल 8,000 आ गया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी 52,000। ये पार्ट एक ही रिक्वायरमेंट थी हमारी इसकी। Then additional information, directors found that the following transactions had not been recorded in the books of account. On 30th September 2022, end of the year, the directors had made a bonus issue of 2 ordinary shares for every 3 held. हम 2 new shares issue कर रहे हैं for existing 3 shares. The directors had decided to maintain reserves in the most flexible form. मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मीन्स कि आपके पास 2 किस्म के रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स और एक रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व्स और रिटेन रिजर्व्स आते हैं। तो लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मीन्स कि जब भी आप बोनस शेयर इशू करोगे तो उसके लिए हमने कैपिटल रिजर्व्स को पहले यूज़ करना है, और अगर फर्दर बैलेंस की जरूरत है देन वी विल गो टू रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें पहले जनरल और फिर रिटेन अर्निंग रिजर्व्स हम यूज़ करेंगे। पहले तो हम इसके लिए फाइंड कर लेते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं बोनस शेयर्स। तो पहले हमने ओरिजिनल शेयर्स देखने हैं कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे। तो शेयर कैपिटल वाज 420,000 एंड द नॉमिनल वैल्यू पर शेयर वाज 0.5। इट मीन्स कि एक शेयर की वैल्यू 0.5 है और टोटल शेयर कैपिटल 420,000 है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आएंगे शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू। अगर if each share is for 0.5 and total share capital is 420, तो 420 divided by 0.5, it means the total issued share was 840,000. किस रेशियो से हम इशू कर रहे हैं? 2/3 मीन्स फॉर एग्जिस्टिंग 3 वी आर इशूइंग 2 न्यू शेयर। तो 840,000 इंटू 2/3, तो हमने कितने बोनस शेयर इशू किए? 560,000 न्यू शेयर्स हमने इशू कर दिए, और इसकी नॉमिनल वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। नॉमिनल वैल्यू 0.5 पर शेयर, तो 560 इंटू 0.5, तो 280,000 हमारी नॉमिनल वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि हम 280,000 रिजर्व से कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल के अंदर। तो रिजर्व्स हमारे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग रिजर्व्स दिए हैं, तो पहले हम शेयर प्रीमियम को यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। शेयर कैपिटल का जो शेयर प्रीमियम का हमारा जो रिजर्व्स है, रिटेन अर्निंग्स 125,000 हम दिए हुए, और शेयर प्रीमियम 210,000 दिए हुए। तो पहले 210,000 हम यूज़ करेंगे शेयर प्रीमियम से, और रिमेनिंग बैलेंस हम लेंगे रिटेन अर्निंग रिजर्व में से। तो 280 के लिए 210 विल बी यूज फ्रॉम शेयर प्रीमियम, रिमेनिंग 70,000 हमें चाहिए जो रिटेन अर्निंग रिजर्व में से हमारा यूज होगा। रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स ऑन एट 30 सितंबर 2022। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो रिटेन अर्निंग का कॉलम है एक्चुअली हमने सिर्फ वही बनाना था। तो ब्रॉड एंड बैलेंस वाज गिवन 125,000, जिसमें प्रॉफिट हम ऐड करते हैं विच इज 52,000, जो इनकम स्टेटमेंट से हमने फाइंड आउट किया 52,000। देन बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स 70,000, यहाँ से हम वर्किंग में देख सकते हैं कि 70,000 हमने यूज़ कर दिया फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और इसमें से हम डिविडेंड भी लेस करते हैं विच वाज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस।
डिविडेंड पेड वाज 21,000, तो ये भी हम उसमें से लेस करेंगे. तो कैरिड ऑन बैलेंस एंड ऑफ द ईयर, एक्चुअली वी आर मेकिंग ओनली द रिटेन अर्निंग रिजर्व्स कॉलम फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. टोटल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाज नॉट रिक्वायर्ड. तो डिविडेंड वाज 21,000, इसको हम लेस करेंगे. ये सारी एडजस्टमेंट्स हमेशा रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में आती हैं. इसके अलावा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स भी आता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ. तो सिंपली this plus this minus this minus this, the closing balance in retained earning reserves is 86,000 at the end of the year. Next requirement, state one reason why directors of a company might decide to make a bonus issue. क्यों bonus shares issue करते हैं? Because of the insufficient bank balance. ठीक है, हमारे पास जब इतना कैश नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम बोनस शेयर जो इशू कर देते हैं, या कैश को रिटेन करने के लिए भी हम बोनस शेयर जो इशू कर देते हैं. ठीक है, एज ए डिविडेंड हम उनको पे कर देते हैं. देन एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई ट्रेड पेबल्स एंड पोटेंशियल लेंडर्स माइट अप्रूव ऑफ अ कंपनी मेकिंग अ बोनस इशू. क्यों आपके जो पेबल्स हैं वो अप्रूव करते हैं, या पोटेंशियल लेंडर जिनसे आपने लोन वगैरह कुछ बोरो करना है, वो क्यों अप्रूव करेंगे? क्योंकि बोनस इशू में कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, कंपनी के कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होता. तो इनका तो सिर्फ आपके कैश में इंटरेस्ट है कि आपके पास आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है. ठीक है, तो बोनस इशू विल नॉट अफेक्ट योर लिक्विडिटी पोजीशन. सो बोनस इशू इज अ नॉन कैश transactions. It will not affect the liquidity of the business to repay its debts. So they will allow you to issue bonus shares. Next, identify 3 points that directors should consider when deciding whether to pay a dividend. तो dividend पे करने के लिए हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं नॉर्मली? इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड फंड्स, कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है. करंट ईयर्स प्रॉफिट, कंपनी को करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है. एंड प्रीवियस ईयर्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और लास्ट ईयर या उससे पिछले सालों में हम कितना डिविडेंड पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उतना ही उसके थोड़ा सा उससे ज़्यादा है कम जो हम डिविडेंड पे करते हैं. Next, additional information. The directors of J Limited wish to improve the company's liquidity. They will choose one of the following options. अब कंपनी की liquidity position means कि cash को improve करना है. तो they have two options. Allow trade receivables a cash discount of 5% for payment within 20 days. Second option, make all the purchases on credit from a different supplier who is prepared to offer the trade discount. तो दोनों के हमने देखने हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखने हैं और अपना डिसीजन देखना है. तो ऑप्शन 1 का अगर आप देखें, रिसीवेबल्स को हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 5% और 20 डेज़ के अंदर वो हमें पे कर देंगे. तो इसका एडवांटेज क्या है? अर्ली पेमेंट विल इंप्रूव कैश फ्लो. अगर वो जल्दी पे करेंगे तो कैश फ्लो यानी कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी. रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट्स भी आपका कम होगा. जितनी जल्दी रिसीवेबल्स आपको पे करते हैं, आपके बैड डेट्स के चांसेस कम हो जाते हैं. इट मे इंक्रीज सेल्स ऑल्सो. आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो तो आपकी सेल्स हो सकता है इंक्रीज हो. लेकिन इसके डिसएडवांटेज के एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द बिजनेस, सो मे नॉट इंक्रीज कैश. आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, डिस्काउंट इज योर एक्सपेंस, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो हो सकता है आपका कैश इंप्रूव होने के जाए पोजीशन जो है वर्स हो जाए. रिसीवेबल्स मे नॉट पे विद इन 20 डेज, और हो सकता है आप जो सोच रहे हो विद इन 20 डेज वो पे ही ना करें, तो आपकी लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सेकेंड ऑप्शन थी सप्लायर चेंज कर लें. सप्लायर अगर चेंज करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट विल रिड्यूस बिकॉज यू आर टेकिंग ट्रेड डिस्काउंट. तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है. पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लिक्विडिटी, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा लिक्विडिटी के ऊपर. बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल में ड्रॉप. आप कम प्राइस पे ले रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको हो सकता है मटेरियल की क्वालिटी जो ड्रॉप हो जाए. प्लस रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी में रिड्यूस. आपका जो करंट सप्लायर है वो आपको टाइम पे अगर डिलीवर कर रहा है, तो हो सकता है न्यू सप्लायर आपको टाइम पे डिलीवरी मत दे, विच विल इफेक्ट योर सेल्स ऑल्सो. देन फाइनली यू विल गिव योर डिसीजन.